अस्सलाम वालेकुम। निखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। जुनून ज़ैन, महानूर उस्मानी, किस्त नंबर 7। सहर स्टेज पर आई तो यूँ लगा जैसे वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि किसी रियासत की शहज़ादी लग रही थी, जिसके हर अंदाज से वक़ार और नज़ाकत टपक रही थी। दानियाल, जो अभी तक एक सेकंड पहले पूरे हाल में उधम मचा रहा था, सैरिश को इस रूप में देखकर बिल्कुल खो गया। उसके हाथ साकत हो गए और वो सब कुछ भूलकर बस उसे देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत और शहाना भी लग सकता है। दानियाल की वो सारी शोखियाँ शहज़ादी जैसी शख्सियत के सामने जैसे हवा हो गई थी। वो बस एकटुक उसे देखे जा रहा था, जैसे मसहूर कुन ख्वाब देख रहा हो। जब अदन मेहंदी की थाली तामे आई तो फ़िज़ा में जैसे एकदम खामोशी छा गई। राहिल जो अब तक नॉर्मल खड़ा था, जैसे ही अदन ने उसके सामने उसकी नज़रें बेख्तियार अदन पर जम गई। अदन के मासूम चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर राहिल का दिल बहुत बुरी तरह धड़कने लगा। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। माशाअल्लाह, राहिल के मुंह से बेख्तियार ये लफ्ज़ निकला। अदन इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राहिल के लिए नज़रें हटाना नामुमकिन हो गया था। अदन ने जैसे अहमद के हाथ पर मेहंदी लगाई और पीछे हटी, राहिल ने खुद को संभाला और अंदर ही अंदर उलझ गया कि उसे आखिर हो क्या रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल इस तरह क्यों धड़क रहा है? उसने खुद से सवाल किया और फिर फ़ौरन अपने जहन को झटका। नहीं, मेरे दिल में अदन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। मुझे तो गुलनैन पसंद है। मगर यही तो उलझन थी। जब उसने पास खड़ी गुलनैन की तरफ देखा, जो बेहद प्यारी लग रही थी, तो उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। गुलनैन को देखकर राहिल का दिल वैसे नहीं धड़का था जैसे अदन को देखकर बेकाबू हो गया था। राहिल के लिए यह एहसास बेहद अजीब और परेशान कुन था कि जिसे वो पसंद करने का दावा करता है, उसे देखकर वो खामोश था, लेकिन अदन की एक झलक ने उसके पूरे वजूद में आग लगा दी थी। जब गुलनैन रस्म के लिए आगे बढ़ी तो यूँ लगा जैसे पूरे लॉन में चांदनी उतर आई हो। उसके सादा मगर पुरकशिश अंदाज ने एक सहर तारी कर दिया। गुलनैन की आंखों में चमक और चेहरे पर हया की सुर्खी उसे किसी अफसानवी किरदार की तरह खूबसूरत बना रही थी। ज़ैन ने गुलनैन के इस रूप को देखकर अपना आप भूल गया। जब गुलनैन ने मेहंदी की थाली उठाई और उसकी चूड़ियों की खनक ज़ैन के कानों से टकराई तो ज़ैन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो गुलनैन को देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे उसने गुलनैन को आज पहली बार सही मानों में देखा है। ज़ैन की नज़रें उसके मासूम चेहरे से हट ही नहीं रही थी। निम्रा खामोशी से बैठी सामने डांस फ्लोर को देख रही थी, जहाँ इसकी सहेली अदन, नेहान, सैरिश और गुलनैन अपनी मस्ती में झूम रही थी। इन सबको इस तरह खुश देखकर निम्रा का दिल भी मचल उठा। उसका भी दिल भी कर रहा था कि सब कुछ भूलकर इनके साथ शामिल हो जाए, मगर दुल्हन बनने का रोब उसे साकत रखे हुआ था। बहुत मुश्किल से वो जब्त किए बैठी थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, काश आज इनमें से किसी एक की शादी होती तो मैं बताती डांस कैसे होता है। मैंने तो अपनी ही बारी पर हाथ पांव बांध लिए हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक अहमद ने उसके करीब होकर कान में सरगोशी की। ये सब क्या है निम्रा? निम्रा ने हड़बड़ाकर अहमद की तरफ देखा, जैसे उसकी पकड़ी गई हो। तुम्हें डांस करना है? अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। नहीं तो, निम्रा ने जल्दी से नफ़े में सर हिलाया। उसे लगा कि कहीं अहमद उसे सच में सबके सामने डांस के लिए ना खड़ा कर दे। अहमद इसकी घबराहट देखकर शरारत से मुस्कुराया और धीमी आवाज़ में बोला, अच्छा, आप थोड़ा बर्दाश्त करो, मुझे पता तुम किस तरह जब्त किए बैठे हो। कल मैं तुम्हारा ये शौक़ भी पूरा कर दूंगा। निम्रा ने हैरत और उलझन से पूछा, क्या मतलब? अहमद ने भी उसकी आंखों में देखा और गहरी आवाज़ में कहा, कल मैं अपने काम से पहले तुम्हारा ये डांस वाला शौक़ भी पूरा कर दूंगा। निम्रा का दिमाग जैसे घूम गया तो उसने हकलाकर पूछा, क्या मतलब? अहमद ने उसकी परेशानी से लुत्फ़ लेते हुए कहा, इस छोटे से दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालो, कल समझा दूंगा सारे मतलब। अहमद की इस खुली बेबाकी पर निम्रा के गाल दहकते अंगारे बन गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ दिखे। शर्म और घबराहट के मारे उसका बुरा हाल था। उसने नज़रें झुकाई और अपने हाथों को बुरी तरह से मरोड़ने लगी, जैसे वो अहमद की बातों से बचने का रास्ता ढूंढ रही हो। उसकी खामोशी और वो सुर्ख होते गाल देखकर अहमद ने हंसी जब्त की। अदन किचन की तरफ किसी काम से तेज़ी से जा रही थी। वो अपने भारी शरारे को संभालती हुई जैसे ही कॉरिडोर के मोड़ पर मुड़ी, दूसरी तरफ से आते राहिल से इसका ज़ोरदार टकराव हुआ। धक्का इतना अचानक था कि दोनों अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और फर्श पर जा गिरे। राहिल पैरे गिरा और अदन सीधी उसके ऊपर गिरी, लेकिन इस हादसे में कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के हवास उड़ा दिए। टकराने के लम्हे में चंद सेकंड्स के लिए दोनों के चेहरे एक दूसरे से टकरा गए। वक्त जैसे थम गया था। राहिल के दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई कि उसे लगा कि सीना फट जाएगा। उसका हाथ बेख्तियार अदन की कमर पर जम गया, जैसे वो उसे खुद से ना दूर हो देना चाहता हो। अदन की आंखें हैरत से फूल गई। उसको अपने
गालों पर राहिल की सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। चंद लम्हे वो दोनों इसी हाल में रहे जहाँ सिर्फ इनके दिलों की धक धक सुनाई दे रही थी। अचानक अदन को एहसास हुआ कि वो कहाँ है और किस हाल में। वो बिजली की तेज़ी से राहिल के ऊपर से उठी तो इसका पूरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। अदन ने हकलाकर बमुश्किल अपने अल्फाज कहे और उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो तेज़ी से वहाँ से भाग निकली मगर राहिल वहीं फर्श पर ही बैठा रह गया। वो अपनी होंठों पर उसका लम्स महसूस कर सकता था। उसके दिमाग में बस वही एक पल घूम रहा था। उसे वो लम्स इतना अच्छा लगा था कि वो उसे खोना नहीं चाह रहा था। वो वहीं साकत बैठा इस एहसास में खोया रहा, जबकि अदन का दिल अभी काबू से बाहर धड़क रहा था। दानियाल का हाल बुरा था। वो कब से सहरिश के पीछे पीछे ख्वार हो रहा था। कभी उसे जूस का गिलास देने के बहाने पास जाता तो कभी कोई बात छेड़ने की कोशिश करता, मगर सहरिश थी कि उसे लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी। वो ऐसे गुजर जाती जैसे दानियाल वहाँ पर मौजूद ही ना हो। सहरिश ने एक बार फिर अपनी गर्दन झटकी और दानियाल के पास से गुजरकर अपनी सहेलियों में जा खड़ी हुई। दानियाल वहीं पर ही खड़ा रह गया। देख लूँगा तुझे सहरिश मैडम, छोड़ूंगा नहीं तुझे, दानियाल ने गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाकर कहा। नेहान तेज़ी से निकली और एक बार फिर वही हुआ, एक ज़ोरदार टक्कर। नेहान सीधे फर्श पर जा गिरी। अम्मी, मेरी कमर। नेहान ने दर्द के मारे आंखें मीचने वहीं बैठे बैठे बड़बड़ाने लगी। या अल्लाह, मेरा टकराव इन बाबा जी हमज़ा के अलावा किसी और के साथ नहीं होता। या अल्लाह, इस बार मैं गिरी हूँ, अब आँखें खोलती हूँ, लेकिन प्लीज़ इन बाबा जी को मेरे सामने मत खड़ा कर देना। हमज़ा वहीं खड़ा इस पटाखे के बड़बड़ाहट साफ सुन रहा था। उसने अपने लब दांतों में दबाई, हंसी जब्त कर सके, फिर खुद को संजीदा करते बोला, मैडम, अगर ड्रामे ख़त्म हो गए हों तो आंखें खोल सकती हो। नेहान ने जैसे ही आंखें खोली और सामने हमज़ा को देखा तो इसका पारा हाई हो गया। हाँ बाबा जी, पता है आपके अलावा किसकी हिम्मत है जो मुझे गिराए। हमज़ा उसकी पटर पटरी चलती ज़बान को देखकर हैरान हुआ, लेकिन सच तो यह है कि उसे खुशी हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि नेहान इससे डरे। उसे तो यही नेहान पसंद थी जो इससे लड़े और उसे तंग करे। उठो, हमज़ा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह देखकर नेहान ने जल्दी से अपनी आंखें मसली, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। बाबा जी ने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले जब भी उनकी टक्कर हुई थी, हमज़ा उसे वहीं गिरा हुआ छोड़कर चला जाता था। ये पहली बार था कि वो मदद कर रहा था। अब तुम कोमा में क्यों चली गई हो? हमज़ा ने उसे खामोश देखकर टोका। नेहा ने जल्दी से तीखे लहजे में कहा, वो क्या है ना कि आप जैसे सांड से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो उठने के काबिल कहाँ रहता है। कमर तोड़ दी आपने मेरी, कैसे उठूँ? उसने कमर पर हाथ रख के कराते हुए कहा। हमज़ा ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। नेहान संभल ना पाई और सीधा उसके सीने से लगी। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें टकराईं तो दोनों को अपने दिल की धड़कनें तेज़ होती महसूस हुई। नेहान को जैसे ही होश आया उसने फ़ौरन खुद को संभाला, हमज़ा को ज़ोर से धक्का दिया और वहाँ से भाग निकली। हमज़ा वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता रहा। बहुत जल्द तो मेरे पास होगे, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमज़ा ने नेहान को देखा था कि वो अंदर आई है, इसलिए हमज़ा उसके पीछे आया था और जानबूझकर उससे टकराया था। जैन खड़ा गुलनैन को देख रहा था। वो किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी मासूमियत और ख़ूबसूरती जैन के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जैन का दिल बार बार मचल रहा था कि जाए, उसे दुनिया को बता दे कि ये सिर्फ मेरी है, मगर जैसे उसे असद वाला वाक़या याद आता तो उसका खून खोलने लगता। क्यों गई थी तुम उसके साथ नैन? जैन ने मुठ्ठियाँ भेजकर दिल ही दिल में कहा। क्यों मेरे भरोसे को असद के कदमों में ढेर कर दिया? वो दूर खड़ी अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी, मगर इस वक्त जैन के दिल पर नफरत और गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी। नहीं नैन, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो, बल्कि तुम तो किसी के भी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। तुम तो वो हो जो लोगों के दिलों से खेलती हो। जैन की नज़रें नफ़रत की आग उगल रही थी। मैं हमेशा तुमसे नफ़रत करता था और मरते दम तक करता रहूँगा। जैन ने यह सब कह तो दिया, मगर उसे एहसास तक नहीं था कि वह एक ऐसी मासूम लड़की के बारे में सोच रहा है जिसका दिल पहले ही कांच की तरह टूट चुका था। उसे क्या पता था कि वो जिस मासूम कली को रौंदने की बात कर रहा है वो उसकी एक ठोकर से बिखर जाएगी। जैन का ये गुरूर और ये नफ़रत शायद इससे वो सब कुछ छीन लेने वाली थी जो इसकी ज़िंदगी का असल सुकून था। महफिल के शोर में गुलनैन की खामोश इसकी दबकर रह गई और जैन ने अपनी अना की दीवार को मज़ीद बुलंद कर लिया। मेहंदी की तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची तो वहाँ हाल में छाई गहमा गहमी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। तमाम मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। घर वाले भी अब वापसी की तैयारी में थे। सिदरा, सिकंदर, ताहिर और नायाब ने सब बारी बारी इजाज़त ली। उनके साथ बच्चे भी, जो रात भर खूब हंगामा करते रहे थे, अब थक हार कर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे।
देखते ही देखते सब एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए और यूँ मेहंदी की ये यादगार रात अपने अख्ताम को पहुँची। रात के 2:30 बज रहे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दानियाल गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ जमाए किसी प्रोफेशनल रेसलर की तरह बैठा था, जबकि गुलनैन बराबर वाली सीट पर बैठी म्यूज़िक फुल करके दानियाल का हौसला बढ़ा रही थी। हमज़ा पीछे वाली सीट पर सर पकड़े बैठा था, क्योंकि दानियाल गाड़ी नहीं जहाज़ उड़ा रहा था। ओए दानियाल, आस्ता कर ले भाई, सड़क तेरे बाप की नहीं है, हमज़ा ने बमुश्किल अपनी जान बचाते हुए कहा। हमज़ा, तुम डरो मत, तुम्हारे भाई का हाथ साफ़ है। दानियाल ने अभी यह जुमला पूरा ही किया था कि सामने से पुलिस की गाड़ी के सायरन गूंजे और 2 पुलिस वालों ने हाथ देकर गाड़ी रोक ली। दानियाल ने एकदम ब्रेक मारी तो हमज़ा का सर अगली सीट से जाकर टकराया। लाइसेंस और पेपर्स निकाले, पुलिस वाला करीब आकर कड़कदार आवाज़ में बोला। दानियाल ने इत्मीनान से शीशा नीचे किया और पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराया। जनाब, लाइसेंस तो घर भूल गया, वैसे आपकी वर्दी आप पर बहुत जच रही है, कौन से दर्जी से सिलवाई है? पुलिस वाला, तब क्या, मजाक कर रहे हो, बाहर निकलो। गुलनैन ने फ़ौरन कहा। अरे भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि आपकी ड्यूटी कितनी सख्त है। वैसे आपने हमें रोका क्यों? हम तो 120 की स्पीड पर इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे पीछे एक काला कुत्ता लगा हुआ था, अब वो डर के मारे कहीं छुप गया है। हमज़ा ने अपना माथा पीट लिया। पुलिस वाले ने गुस्से से कहा, चलो थाने, तुम लोगों का दिमाग वहीं ठिकाने पर आएगा। पुलिस वाले ने जैसे ही कहा बाहर निकलो, दानियाल एक लंबी आह भरी और दरवाज़ा खोलते ऐसे निकला जैसे किसी फिल्म का हीरो एंट्री दे रहा हो। जनाब, बाहर तो आ गया हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात के इस पहराव की चमकती हुई बत्ती वाली गाड़ी देखकर मासूम शहरियों के दिल पर क्या गुजरती हैं? दानियाल ने सीने पर हाथ रखकर ड्रामाई अंदाज में कहा। पुलिस वाले ने हैरत से उसे देखा। ओए, फलसफा मत झाड़ो, गाड़ी के कागजात दिखाओ। इतने में गुलनैन भी गाड़ी से बाहर आ गई और अपने मोबाइल पर टाइम देखने लगी। भाई, कागजात तो चूहे खा गए थे पिछले हफ्ते। वैसे आपने ये जो नाका लगाया, इसका एंगल ठीक नहीं है, अगर आप थोड़ा बाएं तरफ खड़े हो तो गाड़ियों के रोकने में आसानी होगी। हमज़ा ने गाड़ी के अंदर से सर बाहर निकाला। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों पागल हैं, इनका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, आप हमें प्लीज़ जाने दें, कल हमारे भाई की शादी है। शादी? पुलिस वाले ने आंखें निकाली। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हो और ऊपर से 120 की स्पीड, चालान तो बनेगा। चालान? दानियाल एकदम से चौंका। अरे भाई, चालान तो गरीबों का होता है, हम तो फनकार लोग हैं। अच्छा, ऐसा करें, आप चालान की बजाय मुझसे एक सेल्फ़ी ले लें, कल जब मैं मशहूर हो जाऊंगा तो आपके काम आएगी। गुलनैन ने हंसते हुए पुलिस वाले की खाली जेब की तरफ इशारा किया। और भाई, आपकी जेब में तो पेन भी नहीं है, चालान लिखेंगे किस पे? लिपस्टिक दूँ? पुलिस वाला तो आग बगोला हो गया। और कांस्टेबल, इनको गाड़ी में डालो, ये तो पुलिस की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन नहीं सर, इस्लाह कर रहे हैं, दानियाल ने जल्दी से कहा। और वैसे भी आपकी गाड़ी के टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है, अगर हम थाने गए तो आपकी गाड़ी रास्ते में बैठ जाएगी, फिर हम आपको धक्का लगाएंगे तो बुरा लगेगा ना? हमज़ा ने अंदर से चीख कर कहा। दानियाल, प्लीज़ अपना मुंह बंद कर लो, वरना ये हमें सूली पर चढ़ा देंगे। भाई, आप टेंशन ना लें। गुलनैन ने कांस्टेबल के हाथ से डंडा पकड़ने की कोशिश की। भाई, ये डंडा कितना भारी है, क्या आप इससे क्रिकेट खेलते हो? कांस्टेबल ने डंडा पीछे खींचा। तुम लोग हो कौन, कहाँ से आए हो? दानियाल ने आसमान की तरफ इशारा किया। आए तो हम ऊपर से ही हैं, बस रास्ता भटक कर आपके नाके पर आ गए। वैसे सर, आपका नाम क्या है? गुलाब खान। आपके चेहरे पर गुलाब जैसी सुर्खी जो आ गई है गुस्से से। दानियाल ने जब देखा कि पुलिस वाला सच में गुस्से में लाल पीला हो रहा है तो उसने बड़े इत्मीनान से पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखा और राजदारी से बोला, देखिए इंस्पेक्टर साहब, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं होता है। आप ऐसा करें, ये चालान वालान छोड़े, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर मेहंदी के बचे हुए लड्डू पड़े हैं, आप वो खाएं, आपका शुगर लेवल सेट हो जाएगा और फिर आप हमें दुआएं देते हुए रुखसत करेंगे। पुलिस वाले का पैमाना लबरेज हो गया। लड्डू? अभी मुझे लड्डू खिलाएगा? और कांस्टेबल, इनको गाड़ी में डालो, ये लड्डू अब थाने में ही टूटेंगे। गुलनैन ने गाड़ी में बैठते हुए कांस्टेबल से मासूमियत से पूछा, भाई साहब, थाने में वाईफाई का पासवर्ड है क्या? मुझे इंस्टाग्राम पर लाइव जाना है, स्पेंडिंग नाइट विद पुलिस वाले ब्लॉग के लिए। हमज़ा ने अपना पूरा चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जबकि दानियाल पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए भी नहीं रुका। इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी ज़रा आराम से चलाइएगा, मुझे मोशन सिकनेस है, कहीं आपकी नई नवेली सरकारी गाड़ी का इंटीरियर ख़राब ना हो जाए। पुलिस वाले ने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा पटका तीनों को लेकर थाने की तरफ रवाना हो गई। दानियाल अभी खिड़की से बाहर हाथ हिलाकर खाली सड़क को ऐसे बाय बाय कह रहा था जैसे किसी वर्ल्ड टूर पर जा रहा हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठे बड़े सुकून से फाइल देख रहा था जब कांस्टेबल इन तीनों को लेकर अंदर दाखिल हुआ। कांस्टेबल का सांस फूला हुआ था और गुस्से में लग रहा था। सर, ये देखिए इन नमूनों को,
रात के इस पहर सड़कों पर आवारा गर्दी कर रहे हैं और गाड़ी ऐसे उड़ा रहे थे जैसे जंग छिड़ गई हो और ये कोई लड़ाका तैयारा चला रहे हो। कांस्टेबल ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इंस्पेक्टर ने ऐनक उतार कर टेबल पर रखी और बड़े प्यार से इन तीनों की तरफ देखा। बैठो बच्चों, बैठो। हाँ तो भी इतनी रात को कहाँ जा रहे थे और गाड़ी इतनी तेज़ चलाने की क्या ज़रूरत थी? कोई इमरजेंसी थी? गुलनैन ने बड़े संजीदा और पुरसरार अंदाज में इधर उधर देखा, फिर झुककर इंस्पेक्टर के करीब और सरगोशी में बोली, वो एक्चुअली सर बात यह है कि हम रात को खून ज़रा आसानी से पी लेते हैं ना, इसलिए निकले हैं। इंस्पेक्टर थोड़ा पीछे हुआ, उसकी आंखों में हैरत उतर आई। क्या खून? क्या मतलब है तुम्हारा? गुलनैन ने ठंडी आह भरी। सर मेरा मतलब ये कि दिन में किसी इंसान का खून पीना इतना आसान नहीं होता। हर तरफ रश होता है, लोग शोर मचाते, रात को सन्नाटा होता है, सुकून से शिकार मिल जाता है, कोई देखता भी नहीं। बस इसीलिए निकले थे कि कहीं से ताज़ा इंसानी खून मिल जाए तो प्यास बुझाएं। गुलनैन ने यह बात इतने स्पार्ट चेहरे से कही कि कांस्टेबल ने बेख्तियार अपने गले पर हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे हो गया। दानियाल ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और दांत दिखाते हुए बोला, हाँ सर, और आप यकीन करें पिछले 2 घंटे से हमें कोई ढंग का इंसान नहीं मिला, इसलिए मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था कि कहीं दूर दराज इलाके में जाकर कोई डिनर ढूंढ सकूं। वैसे सर आपका ब्लड ग्रुप क्या है? माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद लगे, आपका खून तो काफ़ी मीठा होगा। इंस्पेक्टर ने हमजा की तरफ देखा जो सर पकड़े बैठा था। ओए ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या तुम लोग सच में पागल हो? हमजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों की फिल्मी अदाकारी पर हंसे या अपनी किस्मत को रोए कि वो उन किन पागलों के साथ फंस गया है। हमजा ने धीमी आवाज़ में कहा, सर इनकी बातों पर ध्यान न दें, इनका जहनी तवाज़न थोड़ा सा आउट है, ये बस मजाक कर रहे हैं। मजाक? दानियाल ने आंखें निकालकर हमजा को देखा। हमजा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम रोज़ दाल रोटी खाते हैं। सर ये हमजा असल में सब्ज़ी खो रहा है, इसको इंसानी खून का जायका पसंद नहीं, इसलिए ये चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप बस एक कांस्टेबल हमें दे दें, हम इसका थोड़ा सा खून टेस्ट करके उसे वापस छोड़ जाएंगे, पक्का वादा। इंस्पेक्टर का दिमाग घूम गया। ओए कांस्टेबल इनको दूर रखो मुझसे, ये कोई आदमखोर ग्रोह लग रहा है मुझे। गुलनैन ने मासूमियत से इंस्पेक्टर की टेबल पर पड़ा हुआ पेपर वेट उठाया। सर क्या मैं ये आपके सर पर मार के चेक कर सकती हूँ कि खून की धार कितनी दूर तक जाती है? मैंने सुना है कि पुलिस वालों का लहू बहुत गर्म होता है। तुम लोग पागल हो कांस्टेबल। कांस्टेबल इनको यहाँ से ले जाओ, इनका दिमाग घूम गया है, ये मेरा भी घुमा देंगे। दानियाल ने कुर्सी पर टेक लगाई और इत्मीनान से बोला, सर अभी तो हमने डिनर भी नहीं किया और आप हमें जाने का कह रहे हैं। कम से कम अपना एक हाथ आगे कर दें, थोड़ा सा चेक कर लूँ तो दुआ दूंगा आपको। इंस्पेक्टर ने गुस्से से टेबल पर फाइल पटकी और तब कब बोला, ओए तुम लोगों के घर वाले क्या करते होंगे तुम्हारे साथ? वो भी बेचारे तुम लोगों से तंग होंगे, इसलिए तुम रातों को सड़कों पर वारीगर्दी करते फिरते हो। गुलनैन ने यह आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाते कहा, हाँ वो हिटलर के घर में होती हुई कहाँ कर सकती है, हम ये हर कुत्ते। हमजा और दानियाल ने जैसे ही ये सुना इनकी जान निकल गई। दानियाल ने कहा, सर आप ना माने, बुरा ना माने, ये एक्चुअली आपकी तारीफ़ कर रही है। हिटलर के पास तो सिर्फ फोर्स थी, आपके पास तो ये डंडा भी है, और ये जो सामने कांस्टेबल खड़ा है जिसका पेट वर्दी से बाहर आने के लिए बेताब है, ये तो किसी एटम बम से कम नहीं। इंस्पेक्टर ने गुस्से से दांत पीसते उन दोनों को कहा, तुम लोग सच में पागल हो। कांस्टेबल इनको हवालात में डालो। हवालात? दानियाल एकदम से कुर्सी से खड़ा हो गया। सर वहाँ वाईफाई के सिग्नल आते हैं, क्योंकि मुझे अपने वैम्पायर दोस्तों को लोकेशन भेजनी है कि आज रात का डिनर थाने में ही होगा। और सर एक मशवरा दूँ, आपकी जो वर्दी है इस पर अगर थोड़े से सितारे और लग जाएँ तो आप बिल्कुल कैप्टन अमेरिका लगेंगे। बस ढाल की जगह आप ये कचरे वाला डब्बा इस्तेमाल कर लीजिएगा। गुलनैन ने मासूमियत से कांस्टेबल के बेल्ट की तरफ इशारा किया, और भाई साहब आपकी बेल्ट इतनी टाइट है कि अगर आपने ज़ोर से सांस लिया तो ये पटाखे की तरफ फट जाएगी और इसका बक्सुआ सीधा इंस्पेक्टर साहब की नाक पे लगेगा, फिर तो वाकई खून बहेगा और हमारी प्यास भी बुझ जाएगी। इंस्पेक्टर ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। या अल्लाह ये कैसे नमूने भेज दिए तूने? ओए तुम लोगों को डर नहीं लगता पुलिस से? दानियाल ने इंस्पेक्टर के करीब झुककर इसकी जेब में झाँका। डर तो लगता है सर, लेकिन इस सिर्फ बात से कि आप हमें ये कहकर ना निकाल दें कि थाने में खून का स्टॉक ख़त्म हो गया है। वैसे सर आपकी आंखें थोड़ी सी सुर्ख हो रही हैं, क्या आप भी रात को हमारी तरह शिकार पर निकलते हैं? हमजा ने बेचारगी से अपनी आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाया, काश मैं आज घर से नहीं निकलता, काश मैं इन दोनों को जानता ही ना होता। इंस्पेक्टर ने गुस्से से धाड़ कर कहा, चुप, बिल्कुल खामोश। कांस्टेबल इनको यहाँ से ले जाओ, मेरा ब्लड प्रेशर 200 पर पहुँच गया, अगर ये यहाँ 5 मिनट और रहे तो मैं खुद हवालात में जाकर बैठ जाऊँगा। सर इनके घर के बड़ों को फ़ोन करें तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी, कांस्टेबल ने कहा।
ये सुनते ही दानियाल, गुलनैन और हमजा तीनों के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो वो इस खुशफहमी में थे कि इंस्पेक्टर को अपनी बातों से इतना तंग करेंगे कि वो खुद ही कानों को हाथ लगाकर इन्हें छोड़ देगा। लेकिन अब बाजी पलटती हुई नज़र आ रही थी। उनके जहन में फ़ौरन जैन का ख्याल आया। अगर जैन को पता चल गया कि ये तीनों थाने में हैं तो वो घर लेकर जाने की बजाय सीधा ऊपर का टिकट कटवा देगा। हाँ, ये ठीक है, चलो अपने घर के किसी बड़े का नंबर दो फ़ौरन, इंस्पेक्टर ने सीधे होते हुए गरज कर कहा। अब इन तीनों की सीटी गुम थी। दानियाल, गुलनैन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अब कौन सा झूठ बोले या कैसे बात को टालें। लेकिन सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी थी कि मज़ीद मजाक की गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। हमजा ने जल्दी से नंबर बताया, 0321। जैसे ही हमजा के मुंह से नंबर निकला, दानियाल और गुलनैन ने चौंक कर हमजा को देखा। सिद्रा बेगम कमरे में दाखिल हुई। इनके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें थीं। जैन बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। दिन भर की थकन इनके अंग अंग में भरी हुई थी, मगर माँ की आवाज़ ने उसकी नींद उड़ा दी। जैन बेटा, बच्ची अभी तक घर नहीं आई, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम पता करो कहाँ रह गए ये लोग। सिद्रा बेगम ने परेशानी से कहा। जैन, जो नींद के गलबे में था, झटके से उठकर बैठा। क्या, वो अभी तक नहीं आई? उसके लहजे में हैरत और थोड़ी सी सख्ती आ गई। नहीं, पता नहीं क्या हुआ, अब तो रात भी काफ़ी हो गई है। अभी जैन कुछ कहने ही वाला था कि इनका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर अहमद का नाम जगमगा रहा था। जैन ने फ़ौरन कॉल उठाई। हाँ अहमद, खैर है ना, इतनी रात को फ़ोन? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, जैन ने मुख्तसर जवाब दिया और कॉल काट दी। सिद्रा बेगम ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मियाँ, फ़िक्र ना करें, सब ठीक है, इन दिनों की गाड़ी ख़राब होगी, बस वहीं लेने जा रहा हूँ उन्हें। जैन ने अपनी चाबियाँ उठाई और इत्मीनान से जवाब दिया। हाँ अल्लाह, हाँ बेटा जल्दी करो, बच्ची रात में अकेली सड़क पर होगी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सिद्रा बेगम ने परेशानी से कहा। अच्छा, फ़िक्र ना करें, मैं जा रहा हूँ, जैन ने कहा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। थाने के एक कोने में खड़े ये तीनों अपनी अगले हिकमत अमली तैयार कर रहे थे, मगर खौफ इनके चेहरों पर से साफ झलक रहा था। ओए हमजा, तूने अहमद भाई का नंबर क्यों दिया? दानियाल ने पूछा। हमजा ने गुस्से से तांत पीसते हुए से घूरा। अच्छा, तो फिर क्या करता? जैन भाई का नंबर देकर अपनी मौत को दावत देता क्या? दानियाल ने फ़ौरन खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि उसे पता था कि हमजा की बात में 100% सच्चाई है। जैन भाई का गुस्सा झेलना उसके बस की बात नहीं थी। गुलनैन ने सर हिलाया। हाँ हमजा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, हम अहमद भाई से कहेंगे कि वो जैन भाई से कुछ ना कहें। हाँ, बस यही एक रास्ता है। हमजा ने लंबा सांस लिया। अब बस दुआ करो कि अहमद भाई अकेले आए, खामोशी से हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए। मगर इन्हें क्या मालूम था कि तूफ़ान रास्ते में है। थाने के हबसदा माहौल में वो तीनों दीवार से चिपके अहमद के आने की राहें तक रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाय अल्लाह, मर गए। गुलनैन ने दहशतज़दा होकर दानियाल का बाजू इतनी ज़ोर से खींचा कि इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। हमजा और दानियाल ने जैसे दरवाजे की तरफ देखा, इनकी सीटी गुम हो गई। सामने अहमद तो था, मगर उनके साथ जैन को देखकर इन तीनों को अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो तीनों बेख्तियार पीछे हटे और दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए, जैसे दीवार ने इन्हें खुद में छुपा लेगी। पुलिस वालों ने जैसे ही जैन और अहमद को देखा, वो जल्दी से उठ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों यहाँ? इंस्पेक्टर ने जल्दी से उठकर पूछा। उसके लहजे की सख्ती अब मौम हो चुकी थी। हाँ, आपके थाने से फ़ोन आया था कि मेरे भाई आए, जैन ने स्पार्ट लहजे में कहा। अहमद के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। उसकी नज़रें इन तीन मुजरिमों पर पड़ी जो दीवार से चिपके खड़े थे। सर, क्या ये आपके भाई बहन हैं? इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए पूछा। उसे अब अपनी नौकरी ख़तरे में लग रही थी। नहीं, ये दोनों भाई हैं और ये इनकी बीवी है, बहन नहीं, अहमद ने शरारत से गुलनैन की तरफ इशारा करते कहा। हालांकि इसका लहजा संजीदा था, मगर आंखों में चमक थी। बीवी? पुलिस वाला तो जैसे सदमे में आ गया। सॉरी सर, हमें वाकई नहीं पता था कि आपकी बीवी और भाई हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा सर। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया कि उसने एक बेगम साहिबा को थाने में बिठाकर इनसे खून पीने वाली बातें सुनी थी। सर, ये रात को सड़क पर बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, जैसे कोई हवाई जहाज़ उड़ा रहे हो, और जब हम इन्हें यहाँ लेकर आए और पूछताछ करने लगे तो ये हमारी बातों का उल्टा जवाब दे रहे थे और बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने दानियाल और गुलनैन की तरफ इशारा करते कहा। दानियाल ने झुरझुरी ली और गुलनैन के कान के पास होकर आहिस्ता से बड़बड़ाया। हाय हाय गुल, देख रही हो इसकी शिकायतें? अल्लाह करे इसकी बीवी से घर से निकाल दे और ये सड़क पर इसी नाके पर सोए जहाँ उसने हमें रोका था। गुलनैन ने भी मुंह बनाकर सरगोशी की। हाँ, अल्लाह करे ये घर जाए, इसकी बीवी बच्चे उसे इतना तंग करें ये खुद होकर पागल होकर थाने वापस भाग आए। कितना बड़ा शिकायती टट्टू है ये। वो दोनों अभी अपनी ही दुनिया में मगन इंस्पेक्टर को बद्दुआएं दे रहे थे कि जैन की सर्द और भारी आवाज़ गूंजी। आप फिक्र ना करें इंस्पेक्टर साहब, अब इनसे पूछताछ होनी है वो मैं घर जाकर खुद करूँगा।
जैन की बात ये सुनकर इन तीनों की टांगें सच में कांपने लगी। इन्हें पता था कि जैन की पूछताछ का मतलब क्या होता है। हमजा की तो हालत सबसे ज़्यादा खैर थी। वो दीवार से लगकर खड़ा था और सब दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे इन दो अज़ाबों से बचा ले प्लीज़, हमजान बेचारगी से बड़बड़ाया। और ये तो सच ही था कि वो बेचारा इन दोनों की शरारतों, दानियाल की जहाज़रानी की वजह से मुफ्त में फंस गया था। जैन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती ने थाने के माहौल को मज़ीद बोझल कर दिया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा, जैन ने दो टोक लहजे में कहा। अहमद भी उसके साथ ही खड़ा हुआ, मगर उसकी नज़रें इन तीनों मुजरिमों पर थी जिनके चेहरे अब ऐसे हो गए जैसे अभी रो देंगे। इंस्पेक्टर ने इन तीनों को देखा और हैरत से जैन और अहमद से पूछा, सर वैसे एक बात है, आप लोग इनके साथ रहते कैसे हैं? मेरा मतलब है, ये तो अच्छे भले बंदे को मिनटों में पागल बना देते हैं। मेरा तो सर फट रहा है इनकी बातें सुनकर। दानियाल ने सुना तो एक लंबी ठंडी आह भरी और आहिस्ते से बड़बड़ाया, हाँ आपको क्या पता, घर में तो हम मौत के फरिश्ते के साथ रहते, वहाँ ये सब करने की हिम्मत किस में है? बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत हरकतें करने का मौका मिल जाता है, मगर किस्मत देखी, आज बाहर भी मौत का फरिश्ता पीछे ही आ गया। अहमद ने मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, जैन के होते हुए तो ये लोग घर से बाहर तक बात नहीं कर सकते। शरारतें और हरकतें करना तो बहुत दूर की बात है, ये बस बाहर निकल कर अपनी कसर निकालते हैं। जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सर्द निगाह इन तीनों पर डाली और बाहर की तरफ इशारा किया। गाड़ी की तरफ चलो, जैन का ये कहना था और इन तीनों की जैसे पर निकल आए वो तेज़ से थाने के दरवाजे की तरफ भागे, मगर इनके कदमों में वो पहली वाली फुर्ती नहीं थी, बल्कि खौफ की वजह से टांगें मन मन भर की हो रही थीं। अहमद थाने से बाहर निकला तो वो तीनों किसी बच्चों की तरह उसकी तरफ लपके। अहमद भाई, ये आपने क्या किया? जैन भाई को क्यों साथ ले आए? दानियाल ने कहा, हमने तो इसीलिए आपको कॉल की थी कि आप अकेले आएंगे, अगर जैन भाई को ही साथ लाना तो हम इन्हें डायरेक्ट कॉल ना कर लेते। अहमद के लबों पर मुस्कुराहट आई। अच्छा, मुझे पता था कि तुम लोग क्या चाहते हो, इसलिए तो जैन को लाया ताकि तुम्हारी थोड़ी बहुत तवाज़े हो सके। कुलनैन ने अहमद का बाजू पकड़कर मिन्नत भरे लहजे में कहा, अहमद भाई अब हमें बचा लें प्लीज़, हमें इनकी सज़ा से बचाएं, आपको पता ना वो कितने गुस्से वाले हैं। अहमद हंसा, अच्छा अच्छा, क्या हो गया, क्यों इतना डरते हो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। हमजा ने ठंडी आँख भरी और मायूसी से कहा, नहीं अहमद भाई, आपको नहीं पता, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी से कब्र में जाने की तैयारी करनी होगी। उनकी आंखों में तो अपनी मौत नज़र आ रही है हमें। अभी वो बाहर बातें कर ही रहे थे कि जैन बाहर आ गया। उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था, जैसे पत्थर की कोई मूरत हो। चलो अहमद, घर चलते हैं, तुम हमारे साथ आओ। इन्हें नहीं जैन, तुम जाओ, मैं घर से बिना बताए निकल आया था, अब मुझे जल्दी वापस जाना होगा। ये सुनते ही इन तीनों के चेहरे देखने वाले हो गए। उन्होंने इतनी बेचारगी से अहमद की तरफ देखा जैसे इनका आखिरी सहारा हो, जो अब इन्हें मझधार में छोड़कर जा रहा था। अहमद ने उनकी उतरी हुई शक्लें देखी तो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए जैन से कहा, अच्छा जैन, इन तीनों से कुछ मत कहना, बच्चे हैं, गलती हो जाती। जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घड़ी देखी। अच्छा चलो, अब हमें जाना होगा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। अहमद अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया, जबकि इन तीनों पर अब सख्ता तारी था। गाड़ी में बैठो, जैन की सर्द और कड़कदार आवाज़ गूंजी। वो तीनों ऐसे उछले जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। भागकर जल्दी से सीट पर बैठ गए। अब अगली सीट पर यानी जैन के बराबर बैठने की हिम्मत किस में थी। जैन खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क सुनसान थी। गाड़ी के अंदर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था और पिछली सीट पर बैठे वो तीनों गंग होकर बस बचने की दुआएं मांग रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर के पोर्च में रुकी, इन तीनों की धड़कनें तेज़ हो गई। गाड़ी से उतरते वक्त उनके कदम ऐसे मन मन भर के हो रहे थे जैसे पैरों में जंजीरें बंधी हों। सब लाउंज में आए तो सित्रा बेगम वहाँ बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। बच्चों को सही सलामत देखकर उन्होंने सुकून का सांस लिया और तड़प कर आगे बढ़ी। आ गए तुम लोग, ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई? सित्रा बेगम ने परेशानी से इनके चेहरों को देखते पूछा। जैन ने अपनी सर्द नज़रें इन तीनों पर जमाई और फिर अम्मी की तरफ देखकर नरमी से बोला, अम्मी कुछ नहीं हुआ, आप सो जाए, बस गाड़ी ख़राब हो गई थी, अब सब ठीक है। सित्रा बेगम ने इत्मीनान से सर हिलाया। शुक्र है अल्लाह का, अच्छा अब मैं सो जाती हूँ, तुम लोग भी आराम करो। वो थकी हारी अपने कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही सिद्रा बेगम नज़रों से ओझल ही लाउंज का दरवाजा जैसे एकदम गिर गया। जैन ने इन तीनों की तरफ मुड़ा। 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे कमरे में हो तुम लोग, जैन ने इतने सर्द लहजे में कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो तीनों किसी कटी हुई पतंग की तरह वहीं खड़े रह गए। तानियार ऐसा करते हम अपने अपने कमरों में जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। जैन भाई जितनी नोक करें देंगे हम नहीं खोलेंगे और सुबह हम तयम्मुम के पास रहेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। गुलनैन ने एक शानदार मशवरा दिया। दानियाल ने गुलनैन को देखा।
गुल बीबी जाग जाओ, तुम तो ऐसे कह रही जैसे हिटलर को जानती ना हो। वो दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएगा और फिर जो हशर होगा वो सोचकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमजा ने अपना सर पीट लिया। अब जल्दी चलो, 2 मिनट कब के हो गए हैं, अब अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो वो हमें जिंदा दीवार में चुनवा देगा। तीनों ने बोझल दिल के साथ मुर्दा कदमों से जैन के कमरे की तरफ चलना शुरू किया। वो ऐसे जा रहे थे जैसे किसी अदालत में अपनी सज़ा सुनने के लिए जा रहे हों। कमरे के पास पहुंचकर उन्होंने तीनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे आखिरी बार मिल रहे हों। हमजा ने कांपते हाथों से दस्तक दी और तीनों दबे पांव अंदर दाखिल हुए। जैन बेड पर बैठा हुआ था। उसने सर उठाकर इन तीनों को देखा और खामोशी से अपने सामने खड़े होने का इशारा किया। वो तीनों किसी ताबेदार शागिर्द की तरह एक लाइन में उसके सामने खड़े हो गए। कमरे में अजीब सा सकूत था। हाँ तो बताओ क्या हुआ था? जैन ने लैपटॉप उठाकर गोद में रखा और इतने इत्मीनान से पूछा कि इन तीनों के माथे ठनक गए। इन्हें तवक्को थी कि जैन धाड़ेगा या गुस्सा करेगा, मगर इसका रवैया पुरसकून लहजा इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा था। वो तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि इतने आराम से कैसे पूछा जा रहा है। बता रहे हो कि नहीं कि क्या हुआ था? जैन ने थोड़ी सर्दी से पूछा। हाँ जैन भाई, अभी गुलनैन हिम्मत करके जमा करके बोलने ही वाली थी कि जैन ने भाई का लफ्ज़ सुनते नजरें उठाकर उसे देखा। जैन का दिमाग घूम गया। उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक चमकी। खामोश, जैन ने सबसे आहिस्ता मगर कड़कदार आवाज़ में कहा। गुलनैन की आवाज़ वहीं हलक में ही फंस गई। 2 घंटे एक टांग पर खड़े रहोगे तुम तीनों, और एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकलना चाहिए। अगर पाँव नीचे लगाया आवाज़ आई तो वक्त दोबारा ज़ीरो से शुरू होगा। जैन ने स्पार्ट लहजे में कहा और सामने बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया। ये सुनते ही इन तीनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दानियाल की आंखें बाहर को आ गई। गुलनैन का मुंह हैरत से खुल गया और हमजा को लगा जैसे इसका सर चकरा रहा हो। अभी तो वो मेहंदी की तकरीब से थकन से चूर चूर थे, ऊपर से थाने की ज़रूरत और अब ये 2 घंटे की कड़ी सज़ा। 2 घंटे एक टांग पर खड़ा होना उनके लिए किसी पहाड़ को सर करने के लिए ऐसा था। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, मगर सामने जैन के सामने चूंचरा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। बादल ने ख्वास्ता तीनों ने एक टांग ऊपर उठाई और दीवार के सहारे के बगैर खड़े होने की कोशिश करने लगे। अहमद अपने घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सब लोग थकन से चूर अपनी अपनी नींद के मज़े ले रहे थे, मगर अहमद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अहमद रूम में आकर बेड पर लेटते ही मोबाइल उठाया और निमरा का नंबर डायल किया। उसे लगा कि शायद वो जाग रही हो। अभी चंद घंटियाँ बजी थी कि दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई। अस्सलाम वालेकुम। निमरा की आवाज़ में नींद की थोड़ी सी खनक थी। वालेकुम सलाम। जाग रही हो? अहमद ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ बस अभी लेटी थी सोने के लिए, आपकी कॉल आ गई। निमरा ने करवट बदलते हुए कहा। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बस अभी घर पहुँचाओ। अहमद ने सांस लिया। अभी पहुँचे? कहाँ गए थे आप इतनी रात को? निमरा के लहजे में अब तो जसूस फिक्र आ गई थी। वो थाने गया था। क्या? थाने? क्या मतलब, क्यों? निमरा एकदम बेड पर सीधी होकर बैठ गई। उसकी नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो इन 3 नमूनों को पुलिस ले गई थी, अहमद ने हंसते हुए बताया। क्या? कौन से नमूने? निमरा ने हैरत से पूछा। आप किन की बात कर रहे हैं? वही अपने तीनों, गुल, हमजा और दानियाल, अहमद ने बताया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? निमरा का हैरत से मुंह खुल गया। वो थाने पहुंच गए। आप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? आप घर आ गए हैं? जैन और मैं गए थे इन्हें छुड़वाने, तो अब वापस आए हैं, अहमद ने सुकून से बताया। निमरा के चेहरे पर एक शरारत भर मुस्कुराहट आई। इसका मतलब है कि अब इनकी शामत शुरू हो गई होगी, उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था जैन इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हाँ शायद, अहमद भी मुस्कुराया। जैन के कमरे में मौज जैसी खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करके इन तीनों के असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। अभी सिर्फ 8 मिनट गुजरे थे, मगर इन तीनों की हालत ऐसी थी जैसे 8 घंटे से खड़े हों। हमजा का चेहरा पसीने से शराबूर था। उसकी टांग कांप रही थी। वो बार बार अपनी बंद आंखों से दुआ मांग रहा था कि यारा किसी तरह ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वह बेचारा सच में इन दोनों की शरारतों की भीड़ चढ़ गया था। दूसरी तरफ दानियाल और गुलनैन का अपना माइम शो चल रहा था। दानियाल ने जैन की नज़र बचाकर गुलनैन की तरफ देखा और आंखों में इशारा किया। ओए, मेरी टांग तो लकड़ी की हो गई है, अब क्या करूं? गुलनैन ने गुस्से से भवें चढ़ाई और आंखों में इशारा किया। मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी कब्र खुद खोदी है तुमने। दानियाल ने तिल मिलाकर इशारा किया। यार एक आइडिया है, दोनों टांगें नीचे रख देते हैं। हिटलर लैपटॉप में मसरूफ़ है। गुलनैन ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया और इशारा किया। पागल मत बनो, उसके सर के पीछे भी आंखें, मरवाओगे क्या? इसी अवस्था में गुलनैन की बाएं टांग में शदीद खड़ोल पड़ने लगा। उसे लगा वो अब गिरी कि गिरी। उसने हिम्मत जमा की और बड़ी सफाई से बिल्कुल आहिस्तगी के साथ अपनी बाएं टांग नीचे रखी और फ़ौरन दाएं टांग ऊपर कर ली।
ये सब उसने तेज़ी महारत से किया कि उसे लगा किसी को पता नहीं चला। जैन ने लैपटॉप से नजरें हटा और स्पार्ट चेहरे के साथ गुलनैन की तरफ देखा। गुलनैन का दिल हलक में आ गया। उसे लगा कि अब टाइम दोबारा ज़ीरो से शुरू होने वाला है और उसकी शामत आने वाली है। जैन चंद सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी नज़रें गुलनैन की बदली हुई टांग पर थीं, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसने खामोशी से दोबारा लैपटॉप की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुलनैन ने दिल ही दिल में लंबा सांस लिया और बड़बड़ाई, शुक्र है अल्लाह का हिटलर ने देखा नहीं, वरना आज मेरी हड्डियों का पाउडर बन जाना था। वो बेचारी इस गलत फहमी में खुश थी कि वो बच गई, जबकि जैन ने सब देखकर भी खामोशी इख्तियार कर दी थी। दानियाल ने जब देखा कि गुलनैन ने टांग बदली तो उसने भी हिम्मत पकड़ी और इशारा किया। ओए, मैं भी बदलूं क्या? गुलनैन ने आंखें निकालकर उसे मना किया। खबरदार, तुम्हारी बारी पर इसने ज़ीरो कर देना, सीधे खड़े रहो। हमजा ने इन दोनों की इशारेबाजी देखा तो रोने वाली शक्ल बनाकर इशारा किया। तुम दोनों खामोश हो जाओ, वरना मैं खुद पुलिस को फ़ोन कर दूंगा कि मुझे वापस ले जाओ। सजा को अब 15 मिनट हो चुके थे और इन तीनों की बैटरी लो होने के आसार वाजे थे। जैन अभी बेड पर टेक लगाए लैपटॉप में मगन था, मगर इसकी मौजूदगी ने इनकी ज़बानों पर ताले लगा रखे थे। अलबत्ता इनके हाथ और आंखें किसी एक्शन फिल्म की तरह चल रही थीं। दानियाल की टांग अब बुरी तरह थरथरा रही थी, जैसे इसके घुटने में थर्मोस्टेट फिट हो। उसने जैन की नज़र बचाकर हमजा को कोहनी मारी और इशारों में अपनी कामती टांग दिखाकर पूछा, ओए, क्या मेरा टायर पंचर होने वाला है? हमजा ने रूहानी शक्ल बनाकर इशारा किया। मेरा तो पूरा इंजन ही सीज हो गया, मुझे मत छेड़ो। इसी दौरान गुलनैन को अचानक छींक महसूस हुई। अपनी अपनी नाक कोड़ी, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा किया और पूरी कोशिश की कि छींक रुक जाए, क्योंकि छींक मारी तो तवाज़न बिगड़ना था, और तवाज़न बिगड़ा तो जैन ने टाइम रीसेट कर देना था। इसकी अजीबोगरीब शक्ल देखकर दानियाल की हंसी छूटने लगी। दानियाल ने मुंह बनाकर इशारा किया, क्या वाह बंदरियाँ क्यों बन रही हो? दानियाल ने गुस्से से आंखें निकाली और उंगली से नाक दबाकर इशारा किया, छींक आ रही है बेवकूफ़। दानियाल ने फ़ौरन एक ख्याली मिसाल मारने का इशारा किया, जैसे कह रहा, छींक मारो और जैन भाई को उड़ा दो। हमजा ने जब ये देखा तो उसने दहशतज़दा होकर दानियाल को इशारा किया, पागल हो गए हो? अगर ये छींकी तो इसका झटका हम दोनों को भी गिरा देगा और टाइम फिर ज़ीरो हो जाएगा। अब तमाशा ये हुआ कि गुलनैन ने छींक रोकने के चक्कर में ऐसी आवाज़ निकाली। जैन ने धीरे से सर उठाया। गुलनैन फ़ौरन एक टांग पर साकत हो गई। दानियाल ने छत को ऐसे देखना शुरू किया जैसे वहाँ कोई रिसर्च कर रहा हो, और हमजा ने जल्दी से आंखें बंद करके सूफी बुजुर्ग बनने की अदाकारी की। जैन के दोबारा लैपटॉप में मसरूफ़ होते दानियाल ने गुलनैन को इशारे से छेड़ा। ये छींक थी या किसी चूहे ने चीख मारी थी? गुलनैन ने गुस्से में आकर उसे टांग मारने की कोशिश की, मगर भूल गई कि यह खुद एक टांग पर खड़ी है। जैसे ही उसने दूसरी टांग की हरकतें, इसका तवाज़न बिगड़ा, वो सीधे दानियाल के ऊपर जा गिरी। दानियाल बेचारा पहले ही थरथरा रहा था। वो हमजा पर गिरा और तीनों एक गट्टर की सूरत में फर्श पर ढेर हो गए। कमरे में एक ज़ोरदार धड़ाम की आवाज़ आई। तीनों ज़मीन पर लेटे एक दूसरे को सदमे से देख रहे थे। जैन ने सुकून से अपना लैपटॉप बंद किया। जैन ने जब इनकी गैर होती हालत देखी तो इनकी कांपती टांगों पर तरस आ गया, मगर इसका चेहरा अभी स्पार्ट था। जैन ने लैपटॉप एक तरफ रखा और दानियाल और हमजा की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों जाओ। ये सुनना था कि दानियाल और हमजा को लगा जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। उनके चेहरे एकदम से चमक उठे और वो अपनी दोनों टांगों ज़मीन पर रखकर सीधे खड़े हो गए। गुलनैन ने डर से पहले इन दोनों को देखा, फिर जैन की तरफ मुड़ी। मैं भी चाहूँ? उसने हकलाते हुए पूछा। नहीं, तुम यहीं रुको। जैन ने गुलनैन की तरह हकलाते हुए उसकी नकल उतारी। उसके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट आने ही वाली थी, जिसने उसे बड़ी मुश्किल से जब्त किया। दानियाल और हमजा मुंह खोले इन दोनों को देख रहे थे, जैसे इन्हें यकीन न आ रहा हो कि जैन मजाक भी कर सकता है। जैन ने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया तो कहा, क्या और सज़ा चाहिए? ये सुनना था कि दानियाल और हमजा ने एक दूसरे को देखा और एक सेकंड ज़ाया किए बगैर वहाँ से ऐसे भागे जैसे पीछे कुत्ते लगे हों। कमरे का दरवाज़ा उनके पीछे धड़ाम से बंद हुआ और कमरे में सिर्फ जैन और गुलनैन रह गए। गुलनैन की हालत अब वाकई गैर हो रही थी। उसकी टांग थकन से शल हो चुकी थी और अब जैन के साथ तन्हा कमरे में होना एक टांग वाली सज़ा से भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। जैन अब सुकून से बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और गुलनैन को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा कि तुम्हारी बारी तो अब शुरू हुई है। जैन ने बेड पर बैठे बैठे हाथ के इशारे से उसे कहा, अपने पास बुलाया। इधर आओ। गुलनैन ने जैसे अपनी दूसरी टांग ज़मीन पर रखी, थकन और खड़ोल की वजह से दर्द की एक तेज़ लहर उसके पूरे पाँव में गई और उसके मुंह से एक सिसकी निकली और आंखें दर्द की शिद्दत से नम हो गई। जैन फ़ौरन समझ गया। वो एक लम्हे में बेड से उठा और इससे पहले कि गुलनैन संभल पाती या कुछ कहती, जैन ने उसे मौका पाते ही बगैर नरमी से अपनी बाहों में उठा लिया।
कुलनैन ने घबरा कर और ख़ुद को गिरने से बचाने के लिए जल्दी से ज़ैन के कंधों को थाम लिया। ज़ैन ने उसे आराम से बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने झुककर बैठ गया। दर्द हो रहा है क्या? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। कुलनैन ने नम आँखों के साथ शिकवा भरी नज़रों से ज़ैन को देखा, जैसे कह रही हूँ कि सब आप ही की वजह से हुआ है। ज़ैन ने उसकी नज़रों का मतलब समझ लिया और एक गहरा सांस लेकर बोला, तो नैन तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? सज़ा तो तुम्हें मुझ पर भाई वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मिली है। ये सुनते ही गुलनैन की आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। तो क्या मतलब आपने थाने वाली बात पर सज़ा नहीं दी थी? उसने हैरान होकर पूछा। नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा डांटना चाहता था कि आइंदा ऐसी हरकत ना करो। ज़ैन ने उसके पाँव को नरमी से सहलाते एतराफ़ किया। पर जैसे तुम्हारे मुँह से भाई वाला लफ्ज़ निकला, मेरा दिमाग घूम गया और मैंने गुस्से में सज़ा दे दी। गुलनैन अभी उलझी हुई थी। उसने बड़ी मासूमियत और नासमझी से पूछा, तो फिर हमज़ा और दानियाल को क्यों सज़ा दी? उनका क्या कसूर था? ज़ैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गुलनैन की आंखों में देखते कहा, अरे पागल, तो क्या अब तुम्हें अकेले सज़ा देकर इन दोनों को क्या बताता? इनको भी साथ इसीलिए रगड़ता ना ताकि इन्हें शक ना हो। किचन में खामोशी थी। अदन मगन होकर अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी कि अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। उससे पहले कि वो मुड़कर देखती, राहिल बिल्कुल उसके करीब आ खड़ा हुआ। क्या कर रही हो? राहिल की गहरी आवाज़ अदन के कानों के पास गूंजी। अदन उछल पड़ी और घबराकर पीछे मुड़ी। सामने राहिल को इतने करीब देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। कुछ नहीं राहिल भाई, कॉफ़ी बना रही हूँ। अदन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे अचानक अपना और राहिल का वो पिछला टकराव याद आ गया, जिसके तस्वर से उसके चेहरे पर लाली छा गई। इससे पहले तो राहिल ने कभी उस तरह से ढंग से बात भी नहीं की थी, और आज वो इतना करीब खड़ा था। अच्छा, मेरे लिए भी एक कप बना दो, राहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी। अदन ने जल्दी से एक कप कॉफ़ी तैयार की और कांपते हाथों से राहिल के सामने रखे। वो वहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहती थी, इसलिए कॉफ़ी का कप रखकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको, राहिल की आवाज़ ने उसे वहीं मुंजमद कर दिया। जी। अदन ने मुड़कर लरजती आवाज़ में कहा, इधर आओ। राहिल ने अपने पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्यों? अदन ने डरते हुए पूछा। इधर आओ, समझ नहीं आ रहा? राहिल ने थोड़ा सख्ती से कहा तो अदन मरता क्या न करता कि मुस्ताक आहिस्ता कदमों से उसके पास आई। जैसे वो उसके पास खड़ी हो, राहिल ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास कुर्सी पर बिठा दिया। अदन की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। राहिल इसके इतने करीब था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू साफ महसूस कर सकती थी। भाग क्यों रही हो मुझसे? राहिल ने उसके चेहरे की तरफ झुककर पूछा। नहीं तो मैं तो नहीं भाग रही। अदन ने नजरें झुकाकर झूठ बोलना चाहा, मगर इसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। राहिल ने अपना कॉफ़ी का कप उठाया और उसमें से थोड़ी सी कॉफ़ी अदन की कप में ले ली। पियो इसे, उसने हुक्म दिया। मैं रूम में पीऊँगी। अदन ने उठने की कोशिश की। नहीं, यहीं, राहिल ने टिकटिकी बांधकर उसे देखते हुए कहा। अदन ने बमुश्किल कॉफ़ी का एक सिप लिया। राहिल की नज़र मुसलसल अदन के होंठों पर जमी थी। उसे आज वो लम्स याद आ रहा था जिसने उसके अपने दिल की धड़कनें भी तेज़ कर दी थी। अदन ने जब राहिल की तपती हुई नज़रें अपने पर महसूस की तो उससे ज़ब्त ना हो सका। उसने एक ही घूंट में कॉफ़ी ख़त्म की और वहाँ से ऐसी भागी जैसे अपनी जान पहचानी हो। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल भी वहाँ पर रुकती तो शायद वहीं बेहोश हो जाती। राहिल उसे जाते देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसे अदन की ये मासूम सी घबराहट बहुत भली लगी थी।